हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सीमा अपनी सास सुनीता के साथ रहा करती थी। सीमा का मायका काफी अमीर था, बस इसीलिए वो अपने मायके से काफी दहेज लेकर आई थी और इसी बात का घमंड सीमा के अंदर भरा हुआ था। ऐसे ही एक दिन सुनीता अपने कमरे में बैठकर अपनी बहू से कहती है, सीमा बहू, जरा चाय तो बना ला शाम की, अभी तक चाय नहीं आई। मम्मी जी, एक बात तो बताओ, आप अपने घर बहू लाई हो या नौकरानी? बहू तेरा मतलब क्या है? तू ऐसे क्यों बोल रही है? क्या गलत बोल दिया माँ जी? आप हमेशा मुझ पर अपना हुक्म चलाती रहती हैं। कभी कभी तो लगता है कि मैं इस घर की बहू नहीं बल्कि नौकरानी बनकर आई हूँ। मम्मी जी, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि मैं अमीर घर से हूँ और मैंने अपने घर में कभी कोई काम नहीं किया है, इसलिए आप मुझे यहाँ कोई काम करने को नहीं कहेंगी। मैं घर में खाना बनाती हूँ, घर के काम करती हूँ, मेरे लिए यही बहुत है। अगर आपको एक्स्ट्रा काम करवाना है ना तो आप ना नौकरानी रख लो। बहू, तुझे नहीं लगता कि तू कुछ ज्यादा ही बोल रही है? अरे कौन सी किताब में लिखा है कि जिस लड़की का अमीर मायका होता है वो अपने ससुराल में काम नहीं करती? मम्मी जी, मैंने काम के लिए कब मना किया है? मैंने तो बस ये कहा कि मैं एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकती हूँ। बहू तू कुछ मत कर, मैं खुद ही अपना काम कर लूंगी, पर अभी तो यहाँ से जा, यहाँ रहकर मेरा दिमाग मत खा। माफ कीजिए मम्मी जी, पर आप ये भूल रही हैं कि आप जिसे कमरे का इतना धोस जता रही हैं ना, उस कमरे को मैंने ही भरा है अपने दहेज से। सुनीता सीमा को कुछ बोल दी उससे पहले ही सीमा अपना मुंह टेढ़ा कर कर वहाँ से चली जाती है। सीमा का ऐसा बर्ताव देखकर सुनीता खुद से कहती है, बहू का घमंड तो 7वें आसमान पर चढ़ता जा रहा है। बहू अमीर है, बस इसी का घमंड इसके सर चढ़कर बोल रहा है। पर कोई बात नहीं, जब मेरी छोटी बहू आएगी ना तो वो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। सुनीता खुद से बातें करते हुए अब चाय बनाने चली जाती है। शाम को जब सुनीता के दोनों बेटे रघु और मोहित घर आते हैं, तब सुनीता अपने बड़े बेटे रघु से कहती है, रघु बेटा, तेरी लुगाई का बहुत ही ड्रामा हो रहा है। मैं कह देती हूँ कि उसको समझा ले, नहीं तो मेरी और उसकी बहुत ही बड़ी वाली बहस होने वाली है। पर माँ, ऐसा भी क्या हो गया जो आप ऐसे बोल रही हैं? क्या हो गया? अरे ये पूछ कि क्या नहीं हुआ है। तेरी बीवी अमीर घर से है ना, इसलिए उसका घमंड उसके सर चढ़कर नाच रहा है। पर माँ, हुआ क्या है? जब तक आप मुझे और भैया को नहीं बताएंगी तब तक भैया भाभी को कैसे समझाएंगे? मोहित की बात सुनकर सुनीता अपने दोनों बेटों को सब कुछ बताती है। पर ये सब सुनते हुए सीमा भी वहाँ आती है और अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, माफी चाहूंगी आपको और आपके बेटों की चुगली के बीच में बोलते हुए। पर अब जब आप अपने बेटों से मेरी चुगली कर ही रही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके और मेरे भले के लिए ही कहा था। अरे अगर इस घर में नौकरानी आ भी जाएगी तो कौन सा गुनाह हो जाएगा? नहीं, इस घर में कोई नौकरानी नहीं आएगी और तुम्हें वो सब कुछ करना होगा जो माँ बोलती है। माफ करना रघु जी, पर मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। अपनी बात पूरी करके सीमा वहाँ से चली जाती है और उसका ये बर्ताव ना तो रघु को अच्छा लगता है और ना ही मोहित को, पर वो कुछ नहीं कहते। इस तरह अब सभी खाना खाकर सोने चले जाते हैं और दिन कटते हैं। और एक दिन जब सभी एक साथ बैठे हुए थे, तभी सुनीता अपने छोटे बेटे मोहित को कहती है, मोहित बेटा, मैं क्या सोच रही थी कि अब तेरी भी उम्र हो गई है, तो क्यों ना मैं तेरे हाथ पीले कर दूं? माँ, कैसी बात करती हो? मेरे हाथ पीले करने के लिए आप क्यों मेहनत करेंगी? मैं खुद ही अपने हाथों पर पीला रंग लगा लूंगा। क्योंकि हाथ पीले क्यों करने हैं? कोई कंपटीशन है क्या जिसमें आपको मेरे हाथ पीले करने हैं? मोहित की ऐसी बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और हंसते हुए सीमा अपने देवर को कहती है, अरे देवर जी, हाथ पीले करने का मतलब ये नहीं कि कोई कंपटीशन है, बल्कि हाथ पीले करने का मतलब ये है कि माँ जी आपकी शादी करवाने की बात कर रही हैं। सीमा की बात सुनकर अब मोहित शर्मा जाता है और शर्माते हुए कहता है, अब माँ, भाभी देख लो जो आपको सही लगे। मोहित कहीं ना कहीं शादी के लिए राजी था और अब उसकी ये बात सुनकर सुनीता मोहित के लिए लड़की ढूंढने लगती है और बहुत ही जल्द मोहित के लिए एक बहुत अच्छी लड़की का रिश्ता मिलता है जिसका नाम दिव्या था। समय के साथ अब मोहित और दिव्या की शादी होती है। शादी के बाद दिव्या अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को काफी अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक शाम सीमा हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी, तभी वहाँ दिव्या आती है और सीमा को ऐसे पैर पसारे टीवी देखता देख कहती है, अरे दीदी, ये आप सोफे पर ऐसे पैर पसार कर टीवी देख रही हैं, ये सही नहीं है। तो कहना क्या चाहती है दिव्या? साफ साफ बोल।
मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे मैं काम करके आई हूँ, आप जाइए, आप थोड़ा सा काम कर लीजिए, बर्तन पड़े हैं वो धो लीजिए। मैं क्यों जाऊं? मेरी मर्जी, मैं नहीं जा रही धोने। और वैसे भी अभी मैं अनुपमा देख रही हूँ। दीदी रात के 8 बज गए हैं और आज शनिवार है। हाँ तो मैं क्या करूँ? करना ये है कि ये रिमोट मुझे दे दीजिए, आप अपना काम खत्म कर लीजिए, तब तक मैं अपना सीरियल नागिन भी देख लूंगी। ओ हेलो, भूल मत कि ये टीवी मैं अपने दहेज में लेकर आई थी, समझी? तो तेरा कोई हक नहीं है इस टीवी पर। और रही बात सीरियल देखने की, तो जब तक अनुपमा खत्म नहीं होगा तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये मेरे द्वारा दहेज में लाया हुआ टीवी है, तो इस पर मेरा हक है। जब तक मेरा मन करेगा तब तक देखूंगी, समझी? अच्छा दीदी, अगर ये आपका दहेज है तो आप इसे अपने कमरे में रखिए ना, और अगर आप इसे अपने कमरे में नहीं रख सकते हैं तो ये मत बोलिए कि ये आपका है, समझे आप? चलिए जाइए अपना काम कीजिए। सीमा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अपने घर की बिजली काट देती है। ये देखकर दिव्या अपनी सास सुनीता के पास जाकर उससे कहती है, मम्मी जी, आपकी लाडली बहू बहुत सर चढ़ रही है। मैं आपको बोल देती हूँ कि आप इनको अपने सर से नीचे उतार दो, कहीं आपके सर पर चढ़कर तांडव ना करने लगे। पर बहू हुआ क्या है? हुआ क्या है, जब से अनुपमा देख रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि मैं नागिन देखूंगी, वैसे ही जाकर उन्होंने बिजली काट दी। बहू मैं क्या करूँ तुम दोनों का? तुम दोनों ही कम नहीं हो। दोनों आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी बिजली आ जाती है। बिजली को देखकर दिव्या अपनी सास को कहती है, देख रही हो सासू माँ अपनी बहू की हरकतें। दिव्या सुनीता से बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर सीमा आती है और अपनी देवरानी का जवाब देती है। देवरानी जी, मुझे आपको कितनी बार बताना पड़ेगा कि वो टीवी मैं अपने दहेज में लेकर आई थी, इसलिए उस टीवी पर मेरा पूरा हक है। हाँ तो जेठानी जी, आप भूलिए मत, ये जो साड़ी आपने पहनी है वो भी मेरे घर से आई हुई है, और जिस सोफे पर बैठकर आप टीवी देख रही हैं ना, वो सोफा भी मैं अपने दहेज में लेकर आई हूँ, समझे आप? दिव्या उसको सुनाकर चली जाती है तो वहीं सीमा अपना गुस्सा सुनीता पर निकाल कर चली जाती है। बेचारी सुनीता अब अपनी दोनों बहुओं के झगड़ों से बेहद परेशान हो जाती है और खुद का सामान पैक करने लगती है। वो अपना सामान पैक कर ही रही थी, तभी वहाँ पर मोहित और रघु आते हैं और अपनी माँ को सामान पैक करता देखकर कहते हैं, माँ आप अपना सामान क्यों पैक कर रही हैं? अपने बेटों की सारी बात सुनकर सुनीता अपने बेटों को सब बताती है। ये सुनने के बाद मोहित कहता है, माँ आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर इन दोनों को अपने लाए हुए दहेज पर इतना ही घमंड है ना, तो हम इनके दहेज का बंटवारा ही कर देते हैं। मतलब ये कि हम इनके दहेज का बंटवारा कर देंगे, और क्या पता बाद में दहेज को लेकर कभी लड़ाई ना हो। मोहित के बात से अब सुनीता और रघु राजी हो जाते हैं और अब सुनीता ठीक वैसा ही करती है जैसा मोहित ने कहा था। सुनीता अब सीमा और दिव्या के दहेज का बंटवारा कर देती है और फिर कभी उस घर में दहेज के सामान को लेकर लड़ाई नहीं होती। कांता अपनी नई नवेली बहू रीमा और बेटे मोहन की आरती उतारकर उनका गृह प्रवेश करवा रही होती है। वो जैसे ही आरती की थाली एक बार रीमा के मुंह के आगे घुमाती है तो थाली में से एक मिठाई कम हो जाती है। ऐसे ही 2-3 बार गोल गोल आरती की थाल घुमाने से उसमें रखी मिठाइयाँ गायब हो जाती है। ये देखकर कांता बोलती है, ये क्या है? अभी इसमें 3-4 मिठाई थी, अब एक भी नहीं बची। कहाँ गई मिठाई? अब बहू का मुंह कैसे मीठा करवाएं? कांता की ये बात सुनकर रीमा अपना घूंघट उठाकर सारी मिठाई अपने हाथों में दिखाते हुए बोलती है, माँ जी, हम तो पहले ही अपना मुंह मीठा करने का इंतजाम कर लिए। देखिए ये रही मिठाई। अरे बहू, आरती करते करते तूने मिठाई कब उठा ली? मुझे तो पता ही नहीं लगा। पता कैसे लगेगा माँ जी? अरे मेरे हाथ की सफाई का तो मुझे भी पता नहीं चलता। मैं दाएं हाथ से कुछ चुराऊं तो बाएं हाथ को भी खबर नहीं रहती। हाय हाय मोहन, ये कैसी चोरनी बहू लाया है? अरे चोर थी क्या ये पहले? नहीं माँ, ये मजाक कर रही है। बहू मैं तेरी सास हूँ, देवर नहीं। ज्यादा मजाक मत किया कर मेरे साथ, कहीं तेरा मजाक तेरे ऊपर भारी न पड़ जाए। ठीक है माँ जी। रीमा अपने ससुराल में आती है, लेकिन उसको चोरी करने की बुरी आदत होती है, जिसको मोहन अपनी माँ से तो छुपा लेता है। लेकिन ऐसे ही एक दिन जब घर में चीनी खत्म थी तो कांता अपनी बहू को पैसे देकर बोलती है, बहू ले पैसे, चीनी खत्म है, जा जरा दुकान से ले आ। ठीक है माँ जी, दीजिए पैसे, मैं ले आती हूँ। कांता से पैसे लेने के बाद रीमा बाहर जाती है, जहाँ वो अपने मोहल्ले से गुजर रही होती है।
तो देखती है कि उनकी पड़ोसन माला की रसोई की खिड़की गली की तरफ खुली है। वो पास जाकर खिड़की से रसोई में झांकने लगती है और किसी को ना देखते हुए बोलती है, जब चोरी करने से चीनी आ सकती है तो पैसे क्यों फूके जाए? ये पैसे मैं संभाल कर रख लूंगी, कभी और काम आ जाएंगे। रीमा आसपास देखती है, फिर खिड़की से माला की रसोई में रखा बड़ा सा चीनी का डब्बा दबे पांव लेकर निकल जाती है। कुछ देर में जब वो डब्बा लिए घर आती है तो कांता ये देखकर बोलती है, बहू मैंने तुझे खुली चीनी लाने के लिए पैसे दिए थे, तो ये डब्बा कहाँ से ले आई? माँ जी, वो दुकान वाले के पास ये डब्बा एक्स्ट्रा था तो वो फेंकने जा रहा था तो मैंने ही ले लिया, इसमें सारी चीनी आ गई। अच्छा मैं इसको रसोई में रख के आती हूँ। ठीक है। रीमा अपनी पड़ोसन का चीनी का डब्बा चुरा लेती है। अगले दिन माला गले में चिल्ला चिल्ला कर दूसरों को गालियाँ दे रही होती है। ये सब सुनकर रीमा छत पर खड़ी हंस रही होती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। रीमा को छोटी छोटी चीजें चुराने की आदत पड़ चुकी थी। एक सुबह मोहन बाथरूम से चिल्लाते हुए रीमा को बोलता है, रीमा यार, मैं अलमारी से अपना कच्छा लाना भूल गया हूँ, जरा ला दो। जी देती हूँ। रीमा अलमारी खोल कर देखती है तो मोहन के सभी कच्छों में कहीं न कहीं छेद था। ये देखकर वो बोलती है, क्या मोहन जी, आपके सारे कच्छों में छेद हो रखा है, ऐसे फटीचर कच्छे पहनते हो क्या आप? अरे यार, अब मेरे पास टाइम नहीं है जो मैं नया लेकर आऊँ, तुम ला देना बाद में, अभी फिलहाल उनमें से ही एक दे दो। रीमा मोहन को उसका कच्छा दे देती है, जिसके बाद वो दोपहर में छत पर अपने कपड़े सुखाने जाती है तो देखती है कि बगल वाली पड़ोसन कमला की छत पर उसके पति के 3-4 नए कच्छे सूख रहे हैं। वो चुपके से उसकी छत से 2 कच्छे उठा लाती है और शाम को मोहन को देते हुए बोलती है, ये लो, नए ले आई हूँ मार्केट से आज, अब इनको मत फाड़ना। ठीक है बाबा। अगली सुबह मोहन ऑफिस चला जाता है, जिसके बाद उनकी पड़ोसन कमला अपने पति के कच्छे चुराने पर छत से ही खड़ी खड़ी गली वालों को गाली सुनाते हुए बोलती है, अरे शर्म कर लो गली वालों, कम से कम इंसान के कच्चे को तो छोड़ दो, वो भी चुराने लगे। आजकल के लोग तो, हे भगवान, घोर कलयुग आ गया है। खुले में कच्चा सुखाना भी गुनाह है, कब कौन चुरा ले जाए क्या पता। कमला की बातें अपने दरवाजे पर खड़ी रीमा सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। ये देखकर कांता उससे बोलती है, बहू तुझे क्यों खुशी मिल रही है इतनी? अरे वो गली वालों को गाली दे रही है, गली में हम भी आते हैं। वो छोड़िए माँ जी, ये देखिए कच्चे भी चोरी होने लगे, कितना अजीब है ना। हाँ ये तो है, पता नहीं इतनी चोरियाँ कौन कर रहा है। पहले माला की चीनी चुराई किसी ने और अब कमला के पति का कच्छा। कांता इस बात से अनजान थी कि इन सब चीजों में उसी की बहू शामिल है। एक बार तो हद ही हो गई। रीमा कांता के साथ मार्केट जाती है, जहाँ कांता सब्जियाँ खरीदने में व्यस्त होती है तो रीमा सब्जियाँ चुराने में। घर आकर जब कांता देखती है तो उसकी ली सब्जी ज्यादा लग रही थी तो वो अपनी बहू को बोलती है, बहू ये सब्जियाँ इतनी तो नहीं थी, मतलब मैंने इतनी सारी सब्जी तो ली नहीं थी। अरे माँ जी, ली थी, आपको याद ही नहीं है, ध्यान ही नहीं होगा आपको। चलो आप आराम करो, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, साथ ही ये सब्जियाँ भी रसोई में रख देती हूँ। कुछ देर में रीमा अपनी सास को चाय बनाकर दे देती है और खुद भी उसके साथ बैठकर चाय पी रही होती है। कुछ दिनों बाद मोहल्ले में साड़ियाँ बेचने वाला आता है। मोहल्ले की सभी औरतें उसके पास साड़ियाँ देख रही होती है। रीमा भी देखने लगती है और जब साड़ी वाला बाकी औरतों को साड़ियाँ दिखा रहा होता है तो रीमा चुपके से एक साड़ी निकाल लेती है, लेकिन उसको साड़ी ले जाते हुए साड़ी वाला देख लेता है जो उसके पीछे जाता है। रीमा अपनी सास कांता के पास आकर बोलती है, माँ जी ये लीजिए साड़ी, मैंने आपके लिए ली है, कैसी है? साड़ी तो बहुत अच्छी है बहू, कितने की ली और पैसे दे दिए? हाँ माँ जी दे दिए, ये मैंने आपके लिए लिए 1000 रुपए की, आपको पसंद तो आई ना? हाँ बहू बहुत पसंद आई। कांता साड़ी को खुद पर लगाकर देख ही रही होती है कि तभी साड़ी वाला और पड़ोस की औरतें उनके घर आती हैं और साड़ी वाला अपनी साड़ी कांता से छीनते हुए बोलता है, चोर कहीं के, अरे पैसे नहीं है तो सोचते ही क्यों हो साड़ी लेने की? इतने अच्छे घर के होकर भी चोरी करते हैं,
चोर। ये क्या बदतमीजी है? किसको चोर बोला? क्या चुराया है हमने? इस बात का जवाब देते हुए पड़ोसन कमला बोलती है। तुमने नहीं कांता बहन, तुम्हारी बहू ने ये साड़ी ये बिना बताए छुपा कर लाई है साड़ी वाले के पास से। जब वो हमको साड़ी दिखाने में बिजी हो गया तो तुम्हारी बहू ने इसका फायदा उठा लिया। हाँ, अरे पैसे नहीं है खरीदने के तो ऐसे ही बोल देते। मैं कोई पुरानी सी साड़ी ऐसे ही दे देता। इतनी अच्छी वाली साड़ी चुरा लाई आपकी बहू। अरे मुझे तो लगता है कि गली में हो रही चोरियां भी कहीं कांता की बहू ही तो नहीं कर रही। चुप, सब चुप हो जाओ। मेरी बहू ने कोई चोरी नहीं करी, समझे? वो ये साड़ी मुझे दिखाने लाई थी बस। अगर मुझे पसंद है तो वो मेरे लिए खरीदेगी। वो देखो सोफे पर पर्स रखा है, वो पैसे लेकर आ ही रही थी। बहू, इनको साड़ी के पैसे दे। रीमा पर्स में से पैसे निकालकर साड़ी वाले को दे देती है, जिसके बाद वो साड़ी रीमा को देने लगता है। तो कांता रोकते हुए बोलती है, रुक जाओ, ये साड़ी तुम अपने पास रखो और इसका कुछ भी करो, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस साड़ी की वजह से तुमने मेरी बहू को चोर बोला, इसलिए ये साड़ी खरीद कर भी हम नहीं लेंगे। माफ करना आंटी जी, हमको पता नहीं था ये सब। हम चलते हैं, माफ करिएगा। साड़ी वाला माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सभी पड़ोसी भी जाने लगते हैं। तभी कांता कमला को रोककर बोलती है, कमला, मेरी बहू चोर नहीं है, समझी? इसलिए दोबारा उसके खिलाफ एक भी शब्द बोलने से पहले सोच समझ लेना। माफ करना कांता बहन। सब चले जाते हैं और कांता रीमा की गलती को छुपा लेती है, जिसके बाद रीमा तब तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन सबके जाने के बाद माफी मांगते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दो माँ जी, मैंने आपसे झूठ कहा और चोरी की। आज मेरी वजह से आपकी इज्जत पर भी दाग लग जाता। और माँ जी, इससे पहले भी मैंने चीनी और कच्छा चुराया था, मुझे माफ कर दो। बहू, मैं तुझे माफ कर दूंगी, बस एक बात बता, तू ये सब क्यों करती है? माँ जी, अपने घर के पैसे बचाने के लिए मैं दूसरों के घर के सामान चुरा लिया करती थी। बेटा, चोरी करना गलत है। चोरी करने से हम पाप की कमाई खाते हैं, जो मुझे कतई मंजूर नहीं है। इसलिए आज के बाद इस घर में कुछ भी चोरी का मत लाइयो। कभी नहीं माँ जी, कभी भी नहीं। कांता अपनी बहू को गले लगाकर चुप करवाती है और उसको माफ कर देती है, जिसके बाद से रीमा कभी चोरी नहीं करती और उसकी ये बुरी आदत कांता की वजह से छूट जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।